हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। खासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास होने वाला है। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के और बिना किसी 1 रुपया पे किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे अगर ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो दो भागों में विभाजित करती है इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। नाम से पता चल रहा है ना, भूमध्य, भू मतलब भूमि और मध्य मतलब बीच का। ठीक है, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये 0 डिग्री होता है। इसी के ऊपर अगर आप जाते हैं 27 डिग्री, तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, और यही 27 डिग्री अगर नीचे आते हैं आप कुछ इस तरीके से, तो ये है आपका 27 डिग्री मकर रेखा। इससे पहले थोड़ा सा जानिएगा कि ये जो आपका है ना, ये जो आपका भूमध्य रेखा है उसके ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ये इसका ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध और ये वाला पार्ट पूरा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसके अलावा दो और रेखाएं हैं। ठीक है, एक ये और यहाँ पे एक और ये, तो इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे 66.5 डिग्री, जिसे कहा जाता है अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आर्कटिक सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, और ये कितना होता है इधर, ये हो गया आपका ऊपर भी 66.5 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देखेंगे कि कितने का यहाँ पे मुख्य रेखाएं जो हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 5 हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी अंटार्कटिक जो है आपका ये, और उत्तरी वाला आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो 5 मुख्य रेखाएं यहाँ पे खींची गई हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं? तो दो समान भागों में कौन विभाजित कर रहा है यहाँ पे? ये भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के आधे उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है, और आधे दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे रखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। ठीक है, बी कथन है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती हैं। और सी है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला कथन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला कथन दिया है यहाँ पे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। कथन गलत दिख रहा है। ठीक है, क्या गलत दिख रहा है? यहाँ पे होना चाहिए था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश के समानांतर कहलाते हैं। ठीक है, जो कि कथन यहाँ पे गलत हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हमने बनाया था ये ग्लोब को देखेंगे, जैसे ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा है, तो इसके समानांतर जो खींची गई है, किससे समानांतर खींची गई है? ये सभी भी अक्षांश के ही समानांतर खींची गई है ना, इसके समानांतर।
समानांतर किसको कहते हैं? जब कोई दो लाइन आपस में कभी भी आगे बढ़ाने पर ना मिलती हो, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे अक्षांश रेखाएं, देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं ऐसी खींची गई हैं, ये दूसरे कहीं भी टच नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये देशांतर के नहीं है। ठीक है, ये देशांतर के नहीं है, ये अक्षांश के समानांतर होना चाहिए था। ठीक है, देशांतर नहीं। ठीक है, तो ये कथन गलत है। जैसे एक ग्लोब बना रहेगा ऐसा, तो इसके देखेंगे इस कुछ इस तरीके से, ये समानांतर है ना, ये समानांतर ही होगा, इसके आसपास में कहीं सटेगा नहीं। ये सभी एक दूसरे में क्या होगा, समानांतर ही कहलाएगा ना ये सभी। तो इस तरीके से ये किसका समानांतर है, ये सभी अक्षांश के ही समानांतर गए हैं ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश के समानांतर कहलाते हैं। ठीक है, बी कह रहा है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है, ये कथन सही है ना, ये कथन सही है। अब देखेंगे ये जो रेखा है, ये वाला जो दिख रहे होंगे चारों तरफ जो एक सर्कल बनी हुई है, ये क्या होता है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि हमने बताया था ये 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है। सी कथन कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बोलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कथन भी यहाँ पे गलत दिख रहा है। ठीक है, क्यों गलत दिख रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में चंद्रपुरा और ब्राज़ील में देखेंगे बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। एक ही अक्षांश पर स्थित नहीं है, एक उत्तरी अक्षांश में स्थित है और एक दक्षिणीय में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील देखेंगे कि ब्राज़ील कहाँ है, ब्राज़ील तो दक्षिण में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में। और महाराष्ट्र यानी कि उत्तर भारत ही कह सकते हैं कि उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो एक ही अक्षांश पे कहाँ स्थित हो सकता है, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित नहीं है ना, ये तो उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये कथन भी गलत है। तो सिर्फ पूछा सही कौन है, तो यहाँ पे बी सिर्फ सही है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या भी देख सकते हैं यहाँ पे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांशों के समानांतर कहलाते हैं। देखिए ना, अक्षांशों के समानांतर कहलाते हैं जो अक्षांश डिग्री में विभाजित हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। आगे कह रहा है यहाँ पे कि महाराष्ट्र जो भारत में है, चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो दोनों लगभग 20 डिग्री अक्षांश के समानांतर पर स्थित हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चंद्रपुर भूमध्य रेखा के उत्तर में 20 डिग्री में पर है और बेलो हॉरिजेंटो इसके दक्षिण में 20 डिग्री पर है। एक दक्षिण में है और एक उत्तर में है। भारत उत्तर में देखेंगे कि ये जो चंद्रपुर है ना, ये 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि हॉरिजेंटो जो है आपका ये दक्षिण में 20 डिग्री पर स्थित है। चंद्रपुर देखेंगे यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो भी कथन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महत्वपूर्ण समानांतर अक्ष है। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश है, अक्ष नहीं अक्षांश है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, ये तीनों हैं महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, कौन कौन है, हमने ऊपर में बताया था। मकर रेखा के अलावा एक है कर्क रेखा, ये भी एक महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश है। और एक और आपका छूट रहा है यहाँ पे, आर्कटिक है ना, एक अंटार्कटिक छूट रहा है। ठीक है, अंटार्कटिक। ठीक है, ये हो गया 5। तो कुल मिला के 5 महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा, कर्क रेखा। अगर डिग्री में पूछा जाए तो भी जरूर बताइएगा। ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा कितना, 23.5 डिग्री। ठीक है, अंटार्कटिक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा हो जाएगा 0 डिग्री। मकर रेखा हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त भी हो जाएगा 66.5 डिग्री। ठीक है, बस याद रखना है यहाँ पे कि मकर रेखा जो होगा सो दक्षिण वाला होगा, दक्षिण होगा ये। ठीक है, कर्क रेखा हो जाएगा उत्तर वाला, और अंटार्कटिक हो जाएगा आपका दक्षिण और आर्कटिक हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं वैसे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं मकर रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा और ये आपका है मकर रेखा। ठीक है, और ये है आपका अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेन 5 प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए बाकी डिग्री जरूर ध्यान रखिएगा, कौन कितने डिग्री पे है। ठीक है, ये कैंसर 23.5 डिग्री हो जाएगा, और सेम नीचे देखेंगे तो कैप्रिकॉर्न भी जो है आपका 27.5 डिग्री, और कैंसर भी 27 डिग्री।
इक्वेटर हो जाएगा 0 डिग्री, और आर्टिक सर्कल 66.5 और अंटार्कटिक भी 66.5 डिग्री पर है। और ये ध्रुव के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और साथ में ये भूमध्य रेखा, 5 महत्वपूर्ण हो गए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है सवाल में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, पहला दे रखा है कि सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक ना। बी कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। और सी कह रहा है यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त से घिरा क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। कथन बिल्कुल ही क्या है, गलत है। देखेंगे कि सभी अक्षांशों पर ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि कर्क, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे देखेंगे, इधर देखेंगे इस एरिया में एक बार जो होता है मध्याह्न का जो सूर्य होता है वो ठीक सिर के ऊपर होता है। लेकिन जैसे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सीधा नहीं पड़ता। इसे देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल में तो कभी धूप भी नहीं पहुँचता। तो ये कभी देखेंगे वर्ष में कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे सूर्य जो है वो सीधे किरण यहाँ पे पड़ती हो कभी भी। कहने मतलब क्या है, मेरा जो पृथ्वी है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से देखेंगे कि कभी कभी कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती, कभी कभी। जैसे देखेंगे कभी उत्तर भारत में देखेंगे कि क्या है, अभी तिरछी किरणें पड़ रही हैं जिस वजह से ठंड पड़ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि सभी अक्षांशों पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी देखेंगे जिससे ही जब गर्मी का मौसम आता है तो सूरज की थोड़ी सी किरणें पड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर वही चीज़ देखेंगे ठंड में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे जैसे अब अक्षांशों से दूर जाएंगे ना, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कम से कम एक बार, लेकिन कभी भी ऐसा एक बार भी ऐसा कहीं नहीं होता, सभी अक्षांशों पर ऐसा नहीं होता। हाँ, मध्याह्न में देख सकते हैं, कर्क रेखा पर देख सकते हैं, मकर रेखा पर देख सकते हैं, लेकिन ध्रुवों पर ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे कभी भी एक साल में एक बार भी पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। बी कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा, इसको एज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक तो होता है आपका शीत। ठीक है, पहला शीत ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है समशीतोष्ण। क्या ध्यान रखना है, समशीतोष्ण, शीतोष्ण। ठीक है, और एक याद रखना है उष्ण। ठीक है, उष्ण कटिबंध, एक शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और एक उष्ण कटिबंध। शीत मतलब होता है बहुत ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्मी, और सम मतलब होता है बराबर। क्या बराबर, शीत और उष्ण दोनों मिला करके है, शीत भी पड़ेगा और उष्ण भी पड़ेगा, यानी ठंडा और गर्मी दोनों होगा। ये तीन चीज़ को मैनली आपको देखना है ग्लोब पर। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे सूर्य किरणें कभी भी सीधा नहीं पड़ती, जैसा कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है, तो इन जगहों पर देखेंगे ना, इस जगह पर कभी भी सूर्य किरणें सीधा यहाँ पे नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा सालों भर क्या रहती हैं, ठंड रहती हैं, या फिर कैसे बर्फ़ जमा हुआ रहता है यहाँ पे, है ना। तो इस जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पे हम लोग शीत कटिबंध, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, तो इसे कहेंगे शीत कटिबंध। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एंगल डिग्री में, तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिक सर्कल कितना पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आर्टिक जो वृत्त है, आर्टिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव, ठीक है, आर्टिक सर्कल से लेकर के उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है ना ये पॉइंट यहाँ पे, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे कहलाएगा ये शीत कटिबंध। ठीक ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, दक्षिण वाला जो है अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के ये यहाँ पे 0 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 66.5 डिग्री और ये 27 डिग्री, कौन वाला, ये कर्क रेखा, और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल। तो इसके बीच वाला जो एरिया है, एंगल डिग्री में पूछा जाए तो 27 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री का बीच वाला, या फिर वहीं भी आ जाइए, नीचे भी आ सकते हैं आप लोग। यहाँ से ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे मकर रेखा, मकर है ये वाला, और ये अंटार्कटिक सर्कल, तो इसके बीच वाला क्षेत्र। ठीक है,
ये दोनों पार्ट जो है ना क्या कहलाएगा, समशीतोष्ण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सालों भर सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, 47 डिग्री झुकी हुई होने की वजह से सालों भर यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि समशीतोष्ण देखने को मिलता है। मौसम यहाँ पे ऐसा होता है, समशीतोष्ण होता है, गर्मी भी और ठंडा भी। ठीक है, तो एंगल में पूछा, अगर डिग्री में पूछा जाए तो 27.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री का बीच वाला जो क्षेत्र है, चाहे उत्तरी वो पूछे या दक्षिणी पूछे, दोनों में कैसा रहेगा मौसम, समशीतोष्ण रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं 27 डिग्री से लेकर जो कर्क रेखा और मकर रेखा, सिंपल से हम कह रहे हैं पहले कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सालों भर देखेंगे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो ये गर्मी वाला क्षेत्र है, गर्म वाला क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, तो बात क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था पॉइंट बी नंबर में कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, तो ये हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। भले इसको शीतोष्ण कहेंगे नहीं, ये कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो गलत हो गया यहाँ पे, गलत हुआ ना। शीतोष्ण किसको कहेंगे, शीत उष्ण, तो ये वाला पार्ट है शीतोष्ण, ये वाला पार्ट ये है शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों है। ठीक है, अब आगे सी में देखिए क्या कह रहा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्टिक वृत्त से घिरा क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, इसको हटाते हैं फिलहाल। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर कह रहा है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहाँ ये वाला कर्क रेखा है आपका। ठीक, और आर्टिक वृत्त, तो आर्टिक वृत्त ये वाला है। ठीक है, से घिरा क्षेत्र, तो ये वाला घिरा क्षेत्र है, कह रहा है समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ये समशीतोष्ण क्षेत्र है, समशीतोष्ण क्षेत्र है ये। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा क्या था यहाँ पे कि कौन सा सही है, तो सही कौन सा है, सी नंबर सही है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान रखना है शीत क्या होता है, उष्ण क्या होता है, समशीतोष्ण क्या होता है। ठीक है, और अगर डिग्री में पूछ लिया जाता तो भी आप बता सकते थे। ठीक है, कि 27 से 66 डिग्री के बीच वाला जो भाग है उसमें क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे, या फिर समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, बता पाएंगे आप। चलिए, बाकी यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें जो हमने समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे इसको पीडीएफ में हम तो दे ही देंगे, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है, देशांतरों को देशांतर की डिग्रियों में मापा जाता है। ठीक है, बी कथन है कि प्रत्येक डिग्री को मिनटों में और मिनटों को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये भी देख लेते हैं आगे, फिर हम लोग पहले सी नंबर, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। ठीक है, देशांतर अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। उपयुक्त में से एक अधिक सही है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है, देशांतरों को देशांतर की डिग्रियों में मापा जाता है। बिल्कुल ही कथन सही है। ठीक है, देशांतरों को देशांतर की डिग्रियों में मापा जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये ग्लोब है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधी रेखा ये लेते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं मध्याह्न रेखा। ठीक है ना, और ये रेखा, तो अगर इसे खींचा हुआ है तो इसके बीच वाला जो रेखा है इसको किस में मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, बी कह रहा है कि प्रत्येक डिग्री को मिनटों में और मिनटों को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब देखेंगे कि हम लोग जब बांटना शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 15 मिनट, और मिनटों में फिर आगे बढ़ना होता है, और भी इसको फ्रैक्शन में बांटना होता है, तो लिखते हैं हम लोग 12 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो मिनटों को क्या करते हैं, डिग्रियों को हम लोग किसमें बांट रहे हैं, पहले बांट देते हैं मिनट में, और मिनटों को फिर बांट देते हैं सेकेंड में। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। फिर कह रहा है देशांतर जो होते हैं अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। ये भी कथन सही है। ठीक है, कैसे देखिए ज़रा, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, अगर इस तरीके से ये देशांतर खींच रहे हैं और उधर से जो पीछे से आ रहा होगा, ये एक और रेखा किस तरह से आ रहा होगा उसके पीछे साइड से, तो देखेंगे क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहा है ना ये। तो देशांतर क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। ठीक है, और उनके बीच की दूरी लगातार क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो देखेंगे यहाँ से सीधी रेखा आई, कुछ ऐसा आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये जैसे ये तो हो गया यहाँ पे ध्रुव पर, मध्याह्न में देखेंगे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसकी देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, और ध्रुव पर ये दोनों आगे जा के मिल जाते हैं। तो ये कथन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर मध्याह्न कहा जाता है।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर का मध्याह्न कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? कह रहा है यहाँ पे ये वाला कुछ ऐसा, ये है उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव से कह रहा है दक्षिणी ध्रुव, है ना, चलने वाली, तो ये चलते आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर का मध्याह्न कहा जाता है, और उनके बीच की दूरी देशांतर की डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक डिग्री को मिनटों में और मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। वे अर्धवृत्त हैं, है ना, ये अर्धवृत्त होते हैं, आधा बनाएंगे, दो भाग में इसमें विभाजित कर रहे हैं, और उनके बीच की दूरी लगातार ध्रुवों पर क्या होती है? घटते जाती है। जिससे बताया ना, इसे ये वाला यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे यह क्या हो रहा है? घटते चला जाएगा। जब तक यह ध्रुवों पर शून्य नहीं हो जाता, जब तक ये दोनों ध्रुवों पर ना मिल जाए, जहाँ सभी मध्याह्न क्या होते हैं? मिलते हैं। तो सारे मध्याह्न कहाँ मिल रहे हैं? सभी ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आंसर बता दिया था ना? हाँ, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, प्रधान मध्याह्न और 180 डिग्री मध्याह्न पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं। बी कथन है कि प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच से गुजरता है, जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। सी कथन है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन तो ऐसे सही दिख रहा है ना, कि प्रधान मध्याह्न, जो प्रधान मध्याह्न होता है, प्राइम मेरिडियन जो होता है, और 180 डिग्री मध्याह्न पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं। ठीक है, ये क्या है तो समझिएगा ज़रा सा, फिर से थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्लोब है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमारा ये इसको मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से रेखाएं खींचते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 180 जहाँ में मिलेगा, तो 180 से खींचे जाएंगे, एक एक डिग्री पर खींचे जाएंगे, और 180 इसके ठीक पीछे कहीं ना कहीं आएगा। ऐसे खींचे जाएंगे, इसके पीछे कहीं 180 आएगा ना, तो वो वाली रेखाएं जो आएगी, तो ठीक है, ये वाला जो हमारा है 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे वाला जो होगा 180 होगा। ठीक है, क्योंकि एक पूरे ग्लोब पर एक टोटल 360 देखेंगे रेखाएं खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 180 इधर, 180 इधर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 180 पीछे हो जाएगा, तो 0 डिग्री ये वाला, तो दोनों मिला करके देखेंगे क्या बन रहा है, बराबर हिस्सों में क्या करें? विभाजित करेगा। ठीक है, तो यही वहाँ पे पूछ रहा था पहला, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच से गुजरता है। प्रधान मध्याह्न जो है वो ग्रीनविच से गुजरता है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। तो ये भी कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, और सी कह रहा है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है। ये इसके बारे में ऊपर ही डिस्कस कर चुके थे, ये भी सही है। समशीतोष्ण क्षेत्र से सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है। ठीक है, यानी सीधी रेखा नहीं पड़ती है वहाँ, किसके ऊपर? समशीतोष्ण क्षेत्र से ऊपर में। ठीक है, तो ये भी सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर को मानक मध्याह्न के रूप में माना जाता है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर को मानक मध्याह्न के रूप में माना जाता है। बी है कि गुजरात और असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। बताना है कौन सा कथन यहाँ सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या फिर एक से अधिक। तो याद रखना है, पहला कथन बिल्कुल सही है कि भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्व है उससे देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। ठीक है, और दूसरा सही है कि गुजरात और असम के स्थानीय समय में देखेंगे कि लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में 82.5 डिग्री होगा यहाँ पे, कि देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में माना जाता है। इस मध्याह्न पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसे भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में माना जाता है। विभिन्न देशांतर पर होने वाले स्थानों को स्थानीय समय अलग अलग है। उदाहरण के लिए उन ट्रेनों के लिए टाइम टेबल तैयार करना मुश्किल होगा जो कई देशांतर को पार करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग कितना का अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। बी कथन है कि रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है। सी कथन है कि पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि भारत जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बिल्कुल सही है। देखेंगे भारत जो है ना ग्रीन विच जो ग्रीन विच मीन टाइम जो है ना, उससे देखेंगे कि भारत 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ही क्या है, ये सही है। रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है। क्यों अपनाया है? ये सही है। क्यों अपनाया है? क्योंकि देखेंगे कि उनका बहुत देखेंगे उसका जो देशांतरी विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या किया है उन्होंने 11 11 क्या किया, 11 मानक समय को अपना कर रखा है। ठीक है, तो जिसका जितना ज़्यादा देशांतर विस्तार होगा, है ना, उस देश का देखेंगे मानक रेखा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे रूस ने 11 मानक समय रेखा को अपना रखा है, क्योंकि उसका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे है पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये भी कथन सही है। पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये भी सही है। सी कथन समझ में आया ना? ये कह रहा है ना, जैसे कि 24 घंटा हम जानते हैं ना कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना घंटा घूम जा अपने आज पर कितना घंटा घूम जाती है, एक 24 घंटा में। ठीक है, 24 घंटा घूम जाती है। तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में हम उसको डिवाइड कर देंगे, या 24 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि मुझे 1 घंटा में एक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा में जो भी चल रहा होगा, सिंपल आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी एक चक्कर अपनी एक्सिस पर 24 घंटा में पूरा कर लेती है, लगभग 24 घंटा में। ठीक है, एग्जैक्ट 23 घंटा कुछ है, लेकिन मान के चलिए कि 24 घंटा में वो एक पूरा टाइम में एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है। तो हम क्या करेंगे उसको कि 24 क्षेत्रों में उसको डिवाइड कर देंगे, 1 1 घंटा वाला में। 1 घंटा का 24 क्षेत्रों में बांट देंगे हम, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय ले रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, बाकी तो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, कि पृथ्वी को 1 घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर को तय करता है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र इस प्रकार 15 डिग्री देशांतर को तय करता है। ये समझ में आ रहा है? समझिए ऐसे थोड़ा सा कि एक चक्कर लगा रहा है, मतलब कि 360 डिग्री कवर कर रहा है, कितना घंटा में? 24 घंटा में। ठीक है, 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जा रहा है पृथ्वी। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना घूम रहा होगा? तो 360 में अगर 24 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? तो 24 से कम 24। ठीक है, और 5 4 9 नहीं, 24 11 हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा 2 1 0। ठीक है, तो 24 बचे हो जाएगा कितना? 120। ठीक है, तो 15 डिग्री आ रहा है, तो 1 घंटा में देखेंगे कि 15 डिग्री ये कवर कर रहा है। ठीक है, वही हम ये भी कह सकते हैं कि 15 घंटा में 15 घंटा नहीं, 15 इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग मिनट में, तो 15 मिनट में ये 15 डिग्री कवर कर रहा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 15 चौके 60 आने की 4 मिनट, 4 मिनट का समय कितना ले रहा है? 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट का समय ले रहा होगा। सिंपल सा है ना कि 4 मिनट में 1 डिग्री कवर कर रहा होगा, इसका मतलब। तो इस सवाल ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी 1 मिनट में 1 डिग्री 4 मिनट में कितना कवर करती है, फिर 1 डिग्री कवर करने में कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पर 15 डिग्री लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता है बढ़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार जो होता है वो घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है ना क्यों घटेगा? जाहिर सी बात है कि ध्रुवों पर देखेंगे, पोल पर भूमध्य रेखा पर देखेंगे कि बड़ा होगा, उसके ऊपर देखेंगे तो सर्कल क्या होता चला जाएगा। जैसे ये है हमारा भूमध्य रेखा, इसके ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो ये क्या होगा? इसका आकार घटता चला जाएगा ना। तो इस वाले में पूछ रहा था, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाएंगे अक्षांशों का आकार घटता चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाए या नीचे जाए घटेगा ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि देशांतर रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? देशांतर रेखा के बारे में बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है। बी है, सभी देशांतरीय अम्योत्तर की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। और उपयुक्त में से अधिक सही है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहला दे रखा है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ऊपर में समझा चुके थे।
ठीक है। इधर मेरे पास, हाँ देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये देशांतर रेखा है, तो ये दो देशांतर रेखाएं यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो दो देशांतरों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे घटता चला जा रहा है दूरी, और देशांतरों पे जहाँ पे ध्रुव पर जाके देखेंगे इस पॉल पे जाके मिल जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे, अरे ये देखिए ऊपर में था ना कि मध्याह्न से जो है ये वाला, मध्याह्न नहीं कह सकते हैं, हाँ मध्याह्न ही कहेंगे। इसके ऊपर वाले जैसे ये वाला देखिए, ये इसका जो आकार है घटते जा रहा है ना ये अक्षांश रेखा का, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ध्रुवों से नहीं, मध्याह्न से, भूमध्य रेखा से, माफ़ कीजिएगा, भूमध्य रेखा इसको कहते हैं, मध्याह्न तो ये रेखा है। ठीक है, ये इस यहाँ पे देखेंगे कि ये इस ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो ये अक्षांश रेखा घटती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्या सही है, ये कथन बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे पहला, कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है, ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है बी कथन में कि सभी देशांतरीय अमोत्तर की लंबाई समान होती है। बिल्कुल ही सही है, सभी देशांतरीय अमोत्तर की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई सभी की क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये भी कथन सही है, लेकिन सभी अक्षांश की लंबाई जो होती है वो समान नहीं होती है। ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाते हैं उसका क्या होता है, लेंथ कम होते चला जाता है। और देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, ये कथन गलत है। देशांतर रेखा को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बताना चाहिए था कि कौन सी रेखा को। ठीक है, वैसे इसे सही मान सकते हैं, वैसे देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, लेकिन देशांतर रेखाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो 180 डिग्री जो है ना इधर वाला पीछे वाला, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं, एक हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री रेखा, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है, इसलिए इस कथन को सही नहीं मान सकते। ठीक है, लिखा रहता 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, तो ये कथन सही होता। ठीक है, फिर भी इसका आंसर क्या होने वाला है, डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि पृथ्वी चक्कर लगाती है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ गए इस तरह का सवाल और भूल गए आप, ठीक है, तो क्या करना है, कुछ ऐसे समझना है। देखिए कैसे समझिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य क्या है, तो इधर हमारे देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया है, कुछ हिस्सा मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है आगे की तरफ, तो जाहिर सी बात है ये सर्कल ऐसे घूम रही होगी इस तरीके से। तो इधर क्या है, इधर है आपका, इधर है पश्चिम, और इधर क्या है पूरब। तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से घूम रहा होता है, तो ये पश्चिम से आ रहा है, पूरब की तरफ से जो घूमते जा रहा है। आ रहा है समझ में, तो सिंपल से ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पश्चिम से पूरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत का मानक रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ये भी सही है। ठीक है, देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय जो होता है वो समान होता है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही दिख रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। देखिए सी ऑप्शन ये कह रहा है ना कि क्या रहा है कि देशांतरीय अमोत्तर पर सभी स्थानों पर, तो ये देखिए जैसे ये वाला रेखा है, तो यहाँ पे जो समय होगा, यहाँ पे सिर्फ की जगह पर समय क्या होगा, सीमित होगा ना। इस रेखा पर जहाँ भी देखेंगे, इस लाइन पर जहाँ भी देखेंगे, समय सब जगह क्या होगा, समान ही होगा। अगर यहाँ पे 7 बजे आती है, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अलग अलग देशांतर होगा तो फिर अलग होगा, जैसे इस देशांतर पर अलग मान होगा, इस देशांतर पर अलग मान होगा, इस देशांतर पर अलग मान होगा। लेकिन एक ही देशांतर के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे एक ही बोला है ना, देशांतरीय अमोत्तर पर सभी स्थानों पर। ठीक है, स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। ठीक है, तो एक ही अमोत्तर के बारे में बात हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग होगा तो अलग अलग टाइम होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अगला सवाल है यदि लंदन में रात के 10 बजे होंगे तब भारत में उसी समय कितना बज रहा होगा। ठीक है, तो लंदन में रात के कितना बज रहे हैं, 10 बज रहे होंगे, और हम जानते हैं कि लंदन से 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5.5 घंटा का यदि ऐड करते हैं 10 बजे में तो हो जाता है 10 2 12 और 3 30। ठीक है, तो 3:30, और ये रात का समय वहाँ पे है, तो हम लोग आगे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब तक सुबह हो चुका होगा इधर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3:30 AM। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बता चुके हैं इसका आंसर ऊपर ही, कितना, 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। बताना है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। ये भी बता चुके हैं, ध्रुवों के, विषुवत या फिर कर्क रेखा। तो शीत कटिबंध ध्रुवों के पास देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड किसका जाल है। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय एवं उत्तर का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल से समझिए ग्रिड किसको कहते हैं, ग्रिड क्या है। तो ग्रिड कुछ ऐसा होगा ना, ये देखिएगा ध्यान से, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो जाल तो इसी को कहते हैं, इसी को ग्रिड कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये ग्रिड किसका जाल हो सकता है, तो देखेंगे ये किससे मिलकर बना होगा। तो ये है हमारा, ये अक्षांश देशांतर रेखा और ये है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मिलने से क्या बनेगा, ग्रिड बनेगा, जाल बनेगा, है ना। सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा से थोड़ी बन जाएगा। ये कर्क रेखा है, ठीक है, और ये मकर रेखा है, तो इससे जाल थोड़ी बन जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से थोड़ी ना बन जाएगा। किससे बनेगा, अक्षांश रेखाओं से और देशांतर या मकर रेखाओं से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बस आपको समझना था ग्रिड मतलब होता है क्या, जाल का मतलब क्या होता है। तो जाल देखें कुछ ऐसे ही बनेगा ना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है जीरो डिग्री यामोत्तर प्रधान यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। बी कथन है कि देशांतर रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। सी कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। उपर्युक्त में से अधिक सही है, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है 0 डिग्री यामोत्तर प्रधान यामोत्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कथन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा, पहले बता चुके हैं। ये देखिए ये 0 डिग्री है, ऐसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सही है। और हमने बताया था कि जैसे जैसे हम एक एक डिग्री पर आगे बढ़ते, 4-4 डिग्री, एक एक डिग्री पर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे ठीक इसके ये वाला पीछे वाला रेखा पर, जो कि यहाँ पे होगा 180 डिग्री, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 0 डिग्री है ना, इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, ठीक है। और ये जो 180 डिग्री जो पीछे वाला है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इस तिथि रेखा, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अगर हम आगे निकल जाते हैं, यहाँ से इस 180 डिग्री से आगे निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके समय में एक दिन क्या होगा, जुट जाएगा। क्यों जुट जाएगा, सोचने वाली बात है कि यहाँ से चलते चलते आप आएँ और यहाँ से इस रेखा से आगे निकल गए, इसका मतलब है कि यहाँ से फिर वापस सब घूम करके जब वापस आएंगे यहाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक दिन और आप में ऐड हो रहा है, क्योंकि फिर से ये चक्कर लगा कर यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आपको काउंट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आ रहे हैं ना घूम करके, तो एक समय आपके समय में क्या हो रहा है, एक दिन जुट जाता है। तो सवाल यहाँ से पूछा भी जाता है, ठीक है, कि 180 डिग्री मूव करने पर इससे पूरब इधर हुआ ना, इधर पूरब, अगर इधर आ रहे हैं, इधर यहाँ से इस तरह से इधर आ रहे हैं पूरब की तरफ, तो आपके समय में एक दिन जुट जाएगा। और अगर यहाँ से अगर इधर मूव कर गया पश्चिम की तरफ, तो आपके दिन में एक दिन का घट जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला पूछा था क्या कि 0 डिग्री यामोत्तर प्रधान यामोत्तर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि देशांतर रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। ये ज्ञान हमें यही देता है, अगर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हर एक डिग्री पर 4 मिनट आप में ऐड हो जाएगा। और अगर इस 0 डिग्री से अगर पीछे की तरफ भागते हैं तो आपके समय में एक डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का समय घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाओं के मदद से समय का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर, है ना, पूर्व मतलब इधर जाने पर, यहाँ से एक क्या होगा, जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 22 तारीख है, ठीक है, और अगर इधर चले जाते हैं तो अब यहाँ पर हो जाएगा 21 तारीख, ठीक है, क्योंकि फिर वापस घूम कर यहाँ पर आएंगे तो आपका हो जाएगा फिर से आप 22 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 180 डिग्री का जब पूरब जाते हैं तो आपके समय में एक तिथि घटा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। बी कथन है कि पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। सी कथन है कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। उपर्युक्त में से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जबकि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल तीन ताप कटिबंध है, बिल्कुल सही है।
पृथ्वी पर कुल 3 ही का ताप कटिबंध देखने को मिलते हैं। कौन कौन? शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और एक उष्ण कटिबंध। सी कथन दे रखा है कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिल्कुल सही है। गोलों पर देखेंगे तो यहाँ से आगे देखेंगे 180 और इधर पीछे 180। ठीक है, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक अधिक यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्य, 5 राज्य या 6 राज्य? उपर्युक्त में से एक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 राज्यों से मानक रेखा गुजरती है भारत से। ठीक है, देखेंगे यहाँ से ये वाला दिख रहा है, ये 82.5 डिग्री यहाँ से गुजरी हुई है मानक रेखा 5 राज्यों से। ठीक है, 5 राज्यों का नाम भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्यों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से देखेंगे कि यहाँ पे मानक रेखा गई हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्य, 9 राज्य या फिर 7 राज्य? तो सबको पता होगा कितने राज्य हैं यहाँ पे? 8 राज्य। ठीक है, कौन कौन है ये भी जानना जरूरी है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले यदि मैप पर देखेंगे तो मैप पर सबसे पहले आपको देखेंगे गुजरात से शुरू करते हैं। तो गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे झारखंड। ठीक है, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए निकल जाती हैं। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF फाइल वहाँ पे आपको बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।